आज एवरीडे साइंस का हमारा 8th लेक्चर है और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी की डेफिनेशन, यूनिट इसका क्या होता है? जाउल। ये आपने याद कर लेना कि एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज जाउल। टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फेमस है टू फॉर्म्स है जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से किसी चीज के अंदर जो एनर्जी पैदा हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है और साउंड एनर्जी है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जहां पे जो उसकी पोजीशन होती है उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है दैट इज एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी है। तो ये एनर्जी की बेसिकली दो टाइप्स हैं और आगे उनकी सब टाइप। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल है, ठीक है। इसी तरह से विंड है, हाइड्रो पावर है, जियोथर्मल है, ये सारे रिन्यूएबल, ठीक है। एक दफा आप इस्तेमाल करें तो खत्म नहीं होते, बल्कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर से जो है वो एक दिन बिजली बनाते हैं तो अगले दिन वो खत्म नहीं होता, बल्कि वो रिन्यूएबल है, वो दोबारा जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोल है तो एक दफा अगर यूज कर लिया तो खत्म हो गया। पेट्रोलियम जो आपने एक दफा यूज कर लिया, फर्नेस ऑयल, वो खत्म हो गया, दोबारा नया परचेज करना पड़ेगा। नेचुरल गैस है, बायोफ्यूल्स है, ये सारे जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच मेक्स पार्ट व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी मैटर का जो हिस्सा लेता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एटम कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब एक ही तरह के एटम मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? मिलके एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इनको क्या कहा जाता है? इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स जो हैं केमिकली फिक्स्ड इन अ रेशो, ठीक है, केमिकली जो है वो एक किसी रेशो के अंदर उनको इकट्ठा किया जाता है तो एक कंपाउंड जो है वो बनता है। कंपाउंड की निशानी ये होती है कि इसके पीछे क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उसको अगर हम मिला लेते हैं तो वॉट H4। उसके बाद मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के अंदर जो है कंपाउंड जैसी जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि दो सब्सटेंसेस को सिर्फ मिक्स किया होता है और आप उसको चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। इन अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, पानी के अंदर ऑयल जो है वो डाल दें अगर आप तो वो मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं उसको। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, पानी के अंदर सॉल्ट डाल लें, ठीक है, तो उसको अलग भी किया जा सकता है और किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी अलॉयस। अलॉयस क्या है? अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स या मेटल को मिलाने से जो एक नया मेटल हमारे पास बनता है उसको अलॉय कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो नीड्स को सामने रखते हुए ये बनाया जाता है और ये आमतौर पर इंडस्ट्रियल यूजेस हैं या आगे जो है वो इनके इस्तेमालात को सामने रखते हुए इनको आपस में इकट्ठा किया जाता है। जैसे ब्रास है हमारे पास, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं, टैप्स वगैरह, ये टूटियां जो घरों में लगी होती हैं वो इससे बनती हैं। ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन से बनता है ये, इससे स्टैचू बनते हैं। उसके बाद मेडल्स वगैरह ब्रॉन्ज से बनते हैं। फिर उसके बाद सोल्डर है, ये सोल्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के काम आता है। इसमें लेड होता है और इसके अलावा इसमें टिन होता है। स्टेनलेस स्टील है, घरों में इस्तेमाल होता है बर्तनों के अंदर, ठीक है। आयरन होता है, इसमें कार्बन होता है। उसके बाद इसमें क्रोमियम होता है, निकल वगैरह होता है। तो यूटेंसिल यानी बर्तनों में इस्तेमाल होता है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी जो खूबी है वो ये होती है कि इसको जंग नहीं लगता, ठीक है, ये इसकी खूबी होती है। उसके बाद जर्मन सिल्वर होता है, ये किस किस चीज से मिलता है? ये कॉपर, निकल और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। ये इससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनती है वो सारी इसके साथ बनती है। इसके अलावा गन मेटल है, ये कैसे बनता है जी? गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक को मिलाया जाता है, ठीक है। गन्स और फ्रेम्स ऑफ स्पेक्टिकल्स जो है यानी कि आपकी ग्लासेस के जो फ्रेम होते हैं ये बड़े डेलिकेट होते हैं, ये इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद है जी ड्यूराल्यूमिन है, ये क्या चीज है? ये काइंड ऑफ एल्यूमिनियम ही है। इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर और मैंगनीज होता है। एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है वो इससे बनाई जाती है। अच्छा, उसके बाद है जी मैग्नीलियम है, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। किचन वेयर जो है उससे बनाए जाते हैं। इस तरह स्टील है तो आयरन और कार्बन को मिला के बनता है। शिप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और काफी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल जो है वो तो बहुत ज्यादा है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। हर इंडस्ट्री के अंदर ये इसका यूज जो है वो इनएविटेबल है। मैटर एंड चेंजेस इन स्टेट। मैटर क्या होता है और स्टेट कैसे चेंज होती है? मैटर हैज थ्री कॉमन स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सवाल जो है वो काफी आता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर्स और मटेरियल्स, इसमें कैसी चेंजेस आ सकती हैं? दो तरह की चेंजेस आती हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं
जैसे अभी हमने कहा कि हम लोग मिक्सचर बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं सिर्फ उनको, और कुछ जो है वो केमिकल चेंजेस होती है, जैसे हम कहते हैं कि हमने जी कोई कंपाउंड बना लिया। तो फिजिकल चेंजेस क्या होती है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। जैसे फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड कैन बी इजीली रिवर्स, आप इजीली उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आप मेल्ट कर लें, पानी बन जाएगा, दोबारा उसको फ्रीज कर लें, दोबारा आइस बन जाएगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को जो है वो आप फ्रीज कर लें तो वो आइस बन जाएगी। आइस को मेल्ट करने दोबारा पानी बन जाएगा। हीटिंग ऑफ वाटर, पानी को हीट दें तो वो गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर रखा रखें इसको रूम टेम्परेचर पे तो वो दोबारा ठंडा हो जाएगा। कंबाइनिंग ऑफ वाटर एंड सैंड है, टेयरिंग ऑफ पेपर है, मेकिंग वुड कट्स है, ये वो सारी चीजें जो कि फिजिकल चेंजेस हैं, इसमें कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं हो। इसके बाद केमिकल चेंजेस हैं। इन दिस सिचुएशन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाता है। और ये जो चीजें हैं इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता इन चेंजेस को। कैसे? बर्निंग ऑफ पेपर, एक पेपर को जला दें उससे दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना। टर्निंग मिल्क इनटू योगर्ट, ठीक है, दूध का दही तो बन सकता है लेकिन दही का दोबारा दूध नहीं बन सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लस्सी तो बन जाएगी, दूध नहीं बनेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जो है अगर उसको रस्ट लग गया, ठीक है, जंग लग गया, तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को आपने कुक कर लिया और उसके बाद आप दोबारा कहें कि अनकुक्ड फूड जैसा हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये वो सारी चेंजेस हैं जो कि जिनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं और जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके बाद आज हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? अच्छा, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आंट के स्टिंग में, ठीक है। ये जो चींटी आपको काटती है और आपको बड़ा जो है पिंचिंग इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? उसके अंदर फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है वो आप एक दफा बिलबिला उठते। एसिटिक एसिड है, विनीगर में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड है, टोमेटोज में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे है जी? सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट है, लेमन है और उसके अलावा ऑरेंज वगैरह है, ये सब के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है टार्टारिक एसिड है, ये टैमरिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड है, योगर्ट में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। और स्टेरिक एसिड, एप्पल के अंदर भी आपने देखा होगा थोड़ा सा जो है वो तुर्श जायका होता है उसका, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? वो मैलिक एसिड है। और उसके अलावा स्टेरिक एसिड होता है, ये फैट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप पास पेपर देखेंगे तो उसमें आपको इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा मिले। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो सावर टेस्ट होता है इनका, ठीक है, खट्टे से होते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को रेड कर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव लिक्विड, ये कोरोसिव होते हैं, ठीक है। कोरोसिव का मतलब यह है कि नुकसान पहुंचाने वाले, जलाने वाले होते हैं। स्किन को बर्न कर देते हैं, अगर फैब्रिक पे पड़ जाए तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनिमल टिश्यूज जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इक्वियस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर उसमें पानी मिला दे किसी एसिड के अंदर तो फिर उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजार सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वो कंडक्टर होते हैं। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद है जी एसिड्स रिएक्ट विद बेस, जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक क्या बनाते हैं? एक तो सॉल्ट बनाते हैं और दूसरा वाटर बनाते हैं। ये भी सवाल जो है बाज़ बात पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी यूज ऑफ एसिड। एसिड जो है वो कौन से हैं हमारे पास? पहले है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम मेटल, से जो रस्ट को क्लीन करने के लिए। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्वारिजिया जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्वारिजिया वो वाटर है जो कि गोल्ड वगैरह को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। उसके बाद है जी डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, ठीक है, स्टमक के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जो है वो भी ये काम करता है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि ये जो एक्वारिजिया है ये किसने बनाया? ये सवाल का जवाब जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नाइट्रिक एसिड, HNO3। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव जो है यानी कि धमाका खेज मवाद होता है। डाइज हैं कलर के लिए, प्लास्टिक्स हैं और आर्टिफिशियल सिल्क में इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, H2SO4 इसको कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, चीजों को सुखाने के लिए काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में, टेक्सटाइल में, पेपर लेदर इंडस्ट्री वगैरह और लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर भी यूज होता है ये। एसिटिक एसिड जो है वो क्या है? ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स में इस्तेमाल होता है और प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो बनाते हैं उसके अंदर भी जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेस और अल्कलाइन। बेस की प्रॉपर्टीज अब आ गई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है हमारे पास? इक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द बेस हैज अ सोपी टच, ठीक है, वो सोपी टच आपको सॉफ्ट सा एक टच मिलता है उसमें। बेसिस टर्न लेड रिटमस ब्लू, लेड रिटमस अगर हो तो वो ब्लू कर देता है उसको, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देता है, ठीक है, और टर्मेरिक पेपर जो है उसको ब्राउन कर देता है। ये सारे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं अल्कलाइन और एसिड वगैरह को, एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए। इक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। बेसिस का अगर आप इक्वियस सॉल्यूशन पानी डाल के सॉल्यूशन बना लेते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट
एंड वाटर। अगर बेस और एसिड को आप मिला लें तो सॉल्ट और वाटर बनता है, देन इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस अमोनिया गैस। जो अल्कलीज होती है ना, जब इनको हीट किया जाता है अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो ये अमोनिया गैस खारिज करती है। अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म द सोप। तो इस तरह से ये जो फैट है, बाज़ लोग उससे जो है वो सोप भी बना लेते हैं। तो वो किस तरह से होता है, वो अल्कलाइन, इसके अंदर कोई अल्कलीज वगैरह बेसिस वगैरह डाली जाती है। यूजेस क्या है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके इस्तेमाल है आगे, ये आप देख लीजिएगा, ये काफी आसान सी चीजें हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। यूजेस ऑफ सॉल्ट है, कौन कौन से सॉल्ट है जी, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम और पोटाशियम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये मसल्स की फंक्शनिंग के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर इनका बड़ा रोल है। कैल्शियम भाई हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड को जो है वो फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो फिर हमने देखा गिलर्ड की बीमारी हो जाती है, ठीक है, गला जो है वो स्वेल कर जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है और वो स्वेल हो जाता है। बेकिंग सोडा जो है वो ब्रेड और केक्स में इस्तेमाल होता है, उनको सॉफ्ट और स्वेल करने के लिए। वॉशिंग सोडा जो है वो कहाँ पे, वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो गन पाउडर में इस्तेमाल होती है। तो ये सॉल्ट्स के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे। इसके बाद जो है वो पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल जो है वो 1 0 से 14 तक होता है। 7 पे जो है वो वाटर होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल। 7 जो है वो न्यूट्रल है। इससे अगर आप इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो सारे जो है वो एसिड है, ठीक है, क्या है, इस साइड पे एसिड है, और यहाँ पे जो है वो सारी जो है वो बेसिस है। तो आप अगर देखेंगे 0 पे क्या है हमारे पास, ये इस साइड पे है जी, ये प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद 1 पे जो है वो गैस्ट्रिक जूस है, जो आपके स्टमक के अंदर मौजूद है। लेमन जूस जो है वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे विनेगर है। चौथे पे जो पीएच स्केल है, टोमेटो की पीएच स्केल 4 होती है। एसिड रेंज जो है उसकी पीएच स्केल 5 होती है। इसी तरह प्योर वाटर की जो पीएच स्केल है वो 7 है, ये न्यूट्रल है। तो पानी जो है वो ना एसिड है ना ही बेसिक है, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग फ्लूइड वगैरह जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी की जो पीएच वैल्यू है वो 9 है। बेकिंग पाउडर की 10 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो 11 होता है। ये आमतौर पर जब आपको एसिडिटी होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का सिरप सा होता है। उसके बाद हाउस होल्ड अमोनिया है, उस पीएच 12 है। और स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली सच एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये 14 है। ये आमतौर पर इंडस्ट्रियली यूज की जाती है, वैसे इसका ज्यादा इस्तेमाल घरों में नहीं होता। हाउस होल्ड यूज नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका ज्यादातर। उसके बाद है जी पीएच इंडिकेटर्स क्या क्या है आपके पास। 3 तरह के आमतौर पर इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लिटमस पेपर है, फिनाफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। आमतौर पे जो लिटमस पेपर है उसका कलर क्या होता है, वायलेट होता है। एसिड में डालें तो रेड हो जाता है, और अगर इसको बेस में डालें तो क्या होता है, ये ब्लू हो जाता है। तो अगर आपने इसको इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये जो हमारे पास ये जो महलूल है, ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, एसिड है या कोई ये बेस। फिनोल्फिन की बात करें तो ये कलरलेस होता है, और अगर इसको एसिड में डालें तो ये कलरलेस रहता है। अगर इसको बेस में डाल दें तो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज है, इसका कलर ऑरेंज होता है, जैसे नाम से जाहिर है। अगर इसको एसिड में डालें तो ये रेड हो जाता है, और अगर इसको बेस में डालें तो, या बेस को इस पे डालें तो ये येलो हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें पता लग जाता है कि कोई हमारे पास का कोई सब्सटेंस है वो एसिड है या बेसिक है। नेक्स्ट ये कुछ एटॉमिक नंबर्स हैं और सिंबल्स हैं, कुछ एलिमेंट, ये भी बात पूछ लेते हैं। एटॉमिक नंबर तो आमतौर पे अभी तक नहीं पूछे हैं, लेकिन इनके सिंबल्स वगैरह पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन का क्या है, एच है। हीलियम का एच ई है। लिथियम का क्या है। बेरिलियम का जो है वो ई है। बोरोन बी है। कार्बन सी है। नाइट्रोजन एन है। ऑक्सीजन ओ से डिनोट करते हैं। फ्लोरोन को एफ से, ठीक है, नियॉन को एन ई से, जो फ्लोरीन है। उसके बाद मैग्नीशियम है एम जी से। एल्यूमिनियम है ए एल से। उसके बाद सिलिकॉन को एस आई से। फास्फोरस को पी से। सल्फर को एस से, और क्लोरीन सी एल। तो ये जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ये आपसे वन पेपर एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ क्वांटिटीज हैं, उनके नेम है और उनके सिंबल्स हैं। जैसे लेंथ है, उसको मीटर में मेजर किया जाता है और एम लिखा जाता है। मास को किलोग्राम में और केजी लिखा जाता है। टाइम को सेकंड्स में और इसको एस लिखा जाता है, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो एम्पेयर से मेजर किया जाता है और ए लिखा जाता है। टेम्परेचर को केल्विन से और के लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको मोल से और एमओएल लिखा जाता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, यानी किसी चीज की चमकने की जो सलाहियत है, उसको कैंडेला के साथ मेजर किया जाता है और उसको सीडी जो है वो इन शॉर्ट सिंबल के तौर पे लिखा जाता है। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, जिसको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो आपने इसको जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए। तो जो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है या डाइन भी इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, सेल्सियस यूज करते हैं या डिग्री यूज करते हैं। करंट के लिए एम्पेयर इस्तेमाल करते हैं। हीट के लिए जाउल भी यूज करते हैं, कैलोरी भी यूज करते हैं, ठीक है। और
BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है ये आमतौर पर ये गैस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये घरों में हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं इसका मीटर का जो यूनिट होता है वो BTU होता है। प्रेशर जो है पास्कल और टॉर इस्तेमाल होता है। रेडियो एक्टिविटी के लिए बैकोरल, क्यूरी या रदरफोर्ड इस्तेमाल होता है, ये यूनिट्स हैं। एंड देन उसके बाद है जी एटॉमिक एनर्जी के लिए राइटबर्ग या जॉउल इस्तेमाल होता है। उसके बाद वोल्टेज के लिए वोल्ट इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यूनिट्स हैं, इनको आपने देख लेना है। तो इसमें ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे लीटर को वॉल्यूम में, एकड़ फुट जो है वॉल्यूम है, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी, क्यूसिक जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का यूनिट है, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, फर्मी जो है वो भी लेंथ का यूनिट है, पारसेक जो है ये भी लेंथ का यूनिट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स हैं और आगे उनकी जो है वो डिटेल है। अच्छा, अभी डिस्कवरीज को देख लेते हैं। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। डीएनए किसने बनाया, स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया, ये जी वॉटसन और क्रिक था। रेबीज वैक्सीनेशन किसने जो है इन्वेंट की, लुइस पास्चर था। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम है। उसके बाद जेनेटिक लॉज ऑफ हेरिडिटी मेंडल ने दिए थे। वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर है, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम कोपरनिकस ने जो है वो डिस्कवर किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी वोल्टा, टेलीफोन ग्राहम बेल। उसके बाद ग्रामोफोन जो है थॉमस एडिसन है। ग्रामोफोन का जो है वो एक और भी जो है वो आता है, उसका नाम कांट रिमेम्बर। उसके बाद एटॉमिक नंबर जो है वो मॉजले ने दिया था। इसी तरह से मुख्तलिफ डिस्कवरीज हैं और उनके डिस्कवरर या फिर इन्वेंटर जो है उसके साथ इनके नाम लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेना। हमने इन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया ताकि आप इजीली इनको याद कर देखें। ये जो वन पेपर एग्जाम होता है या ये जो जीके का एग्जाम होता है, ये आपकी जहानत से ज्यादा आपका जो क्रैमिंग है, आपका जो रटा है, उसका एक टेस्ट होता है। तो आपने कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, बेसिकली ये मेमोरी टेस्ट। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करना है। अब मेजरमेंट टूल्स आ जाते हैं। प्रेशर का जो है वो बैरोमीटर है, वोल्ट का जो है वोल्ट मीटर है, प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है लेक्टोमीटर से चेक करते हैं। इस तरह टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो एनीमोमीटर है। अर्थक्वेक जो है उसको रिक्टर स्केल से, ठीक है, या इसको सेस्मोग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेस्मोग्राफ। उसके बाद डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी जो है वो हाइग्रोमीटर से। ब्लड प्रेशर जो है वो स्फेग्मोमैनोमीटर के साथ। ये जो आमतौर पे घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। रेडियो एक्टिविटी जो है गीगर काउंटर के साथ, और हाई टेम्परेचर जो है वो बैरोमीटर के साथ। इस तरह से डिफरेंट किस्म के मेजरमेंट टूल्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे और उसका यूजेस जो है वो भी साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे जो है मेजरमेंट टूल्स हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए आपसे, वो क्या है कि जी मीटियोराइट एनालिसिस शोज दैट द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज 4530 मिलियन ईयर, या उसको 4.5 बिलियन ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। सोलर सिस्टम की ये एज है। तो सन की जो टोटल उम्र जो बताई जाती है वो बताई जाती है कि ये 10 बिलियन ईयर चलेगा। इसका मतलब तकरीबन सन जो है वो अपनी आधी उम्र गुजार, तो सन अगर खत्म हो गया तो फिर अर्थ भी खत्म हो जाएगी। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। जो सामने हमें नजर आती है ना लेयर, उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। एवरेज टेम्परेचर इसको कोरोना भी कहा जाता है, 5500 से 6000 तक होता है। द फोर इनर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो है वो इनको कहा जाता है क्योंकि ये रॉकी है, जैसे जमीन है, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स वगैरह है। उसके बाद रॉकी नेचर के हैं ये। उसके बाद आउटर प्लैनेट्स आर कॉल्ड गैसियस प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज वो ज्यादा जो है वो गैसेस हैं, कंपोज्ड गैसेस के वो बने हुए। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब तक हमने क्या कर लिया है मैं आपको बता देता हूँ। अब तक हमने साइंस के अंदर, एवरीडे साइंस के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंटल साइंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने फिजिकल साइंस को स्टार्ट किया, जो कि आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो रहती है, जिसको हमने अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस इज येट टू बी कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है कि साइंस का तकरीबन 60% सिलेबस जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप इसको प्रिपेयर करते जाए। अगेन जो है वो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, जो लोग हमारा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं या किसी और वन पेपर एग्जाम के लिए हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस एडमिन के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। आपने अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, एडमिन के नंबर पे भी जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो जो इसका रिस्पॉन्स है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन ड्यू टाइम जो है वो आपको दे दें। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।